दोस्तों, मोदी जिन बातों पर अपने नाम का डंका बजवाना चाहते हैं उनमें लगातार विफल होते जा रहे हैं और ये विपक्ष के आरोप नहीं हैं, बल्कि घटनाएं खुद चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जनता को सुखी, समृद्ध और सम्मानित और सशक्त करने में नाकाम रहे हैं। आइए जरा इसे समझने की कोशिश भी करते हैं। शुरुआत विदेश से, और विदेश में भी अमेरिका से शुरुआत करते हैं, जहां मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बार जा चुके हैं। एक नहीं बल्कि 11 बार जा चुके हैं अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप को अपना प्रिय मित्र बताते हैं नरेंद्र मोदी। ट्रंप के लिए कोरोना के दौर में नमस्ते ट्रंप आयोजित करवाया। उससे पहले खुद अमेरिका जाकर अब की बार ट्रंप सरकार कहकर आए थे। मोदी तो ट्रंप सरकार चाहते थे, लेकिन ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने भारतीयों के साथ कैसा सलूक किया है। उस समय जब अब की बार ट्रंप सरकार उन्होंने कहा था, उस समय ट्रंप दोबारा नहीं आ पाए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में ट्रंप आ गया और 2025 जनवरी में ट्रंप ने शपथ ले ली, राष्ट्रपति बन गए दूसरी बार। लेकिन ट्रंप जब सत्ता में आए हैं तो उन्होंने भारतीयों के साथ कैसा सलूक किया है, इसका एग्जाम्पल तभी मिल गया था जब कागज पूरे ना होने पर भारतीयों को हथकड़ियों में बांधकर भेजा गया और अभी फिर एक भारतीय छात्र को जमीन पर पटक कर जिस तरह अमेरिकी पुलिस ने उसके हाथ बांधे, वो सीन, वो दृश्य भारत के अपमान का प्रतीक बन गया है। ऐसा लग रहा है कि मोदी प्रशासन की कमजोरी का भुगतान उस छात्र को करना पड़ रहा है। आप याद कीजिए कि मोदी कहा करते थे कि 2014 के पहले भारत में पैदा होना पिछले जन्म के पाप की तरह था। अब इस छात्र को देखकर क्या कहा जाए? उस तस्वीर को मैं नहीं दिखा सकता। हम लोग कुछ रूल रेगुलेशन से बंधे रहते हैं, इसलिए वो तस्वीर ऐसी है जो आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर यह जरूर कह सकता हूं कि उस छात्र के साथ जिस तरह से, जिस बेरहमी के साथ उसे पीटा गया, उसे पटक कर, उसके पीठ पर पैर रखकर, क्या इसने एक कमजोर देश का नागरिक होने का नुकसान उठाया है इस छात्र ने? क्योंकि अगर मोदी के नेतृत्व वाला भारत मजबूती दिखाता तो आज ट्रंप की ऐसी हिम्मत नहीं होती। इस बारे में आज कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया था सुप्रिया श्रीनेत ने, कांग्रेस की प्रवक्ता। क्या कुछ कहा है इसी बारे में, उन्हीं की जुबानी जरा सुन लेते हैं और आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। बहुत कुछ है इस पिटारे में, पहले सुनिए सुप्रिया श्रीनेत को। ये वीडियो और ऐसे तमाम वीडियो व्यथित करने वाले हैं। इस मंच से हमारी एक ही अपील है कि प्रधानमंत्री बिना विलंब किए, बिना इधर उधर की बात किए, बिना जलेबी छाने प्रधानमंत्री फोन उठाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से बोले हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करने की जरूरत आप मत कीजिए। हम 145 करोड़ का देश है, हम इतनी हमारी हैसियत है कि अगर हमारे लोगों के साथ कोई कुछ करेगा तो हम प्रतिकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए, फोन लगाएं ट्रंप को और बताएं कि हम क्या चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी की नाकामी नजर आ रही है, जबकि वो अपने नाम का डंका विदेशों में बजवाने की बात कहते थे, विश्व गुरु की बात कहते थे। उधर देश में भी हाल बुरे ही हैं। महाकुंभ की बात कर लें दोस्तों। महाकुंभ को लेकर भी जो बड़े दावे हुए थे, आज बीबीसी की रिपोर्ट ने उनकी पोल खोल दी। रिपोर्ट में बताया गया महाकुंभ में भगदड़, और भगदड़ में कितने लोगों की जान गई आप लोगों को पता है। लेकिन बीबीसी ने आज एक रिपोर्ट छापी है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि महाकुंभ के भगदड़ में, स्टैम्पीड में मात्र 37 लोगों की मौत नहीं हुई थी। जो सरकारी आंकड़े बताते हैं वो सही आंकड़ा नहीं है। असली सही आंकड़े जो हैं वो कम से कम 82 लोगों के हैं। इससे अधिक भी हो सकते हैं। बीबीसी ने ये रिपोर्ट बताई है और अपनी वेबसाइट पे इस रिपोर्ट को आप वहां भी जाके पढ़ सकते हैं। बताया गया है कि मुआवजे में 26 परिवारों को 5-5 लाख रुपए नगद देकर उनसे हस्ताक्षर करवाए गए और मौत का कारण बदल दिया गया। अब बीजेपी इस नए खुलासे पर क्या कहती है देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने आज फिर योगी और मोदी को इसी मसले पर घेरा है। अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उस ट्वीट में अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उसमें बीच के कुछ सवाल जो हैं ये जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं इसी में नीचे कि सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, बल्कि सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है और इस बड़ी बात का भी है कि महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि नकद दी गई वो कैश क्यों दी गई,
वो कैश आया कहां से, और जिनसे वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में, ये सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव। नकदी देने का निर्णय किस नियम के तहत हुआ, नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहां है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई, और साथ ही यह भी कि मृत्यु के कारण को बदलवाने का दबाव किसके कहने पर बनाया गया। ये सारी बातें, सारे सवाल यहां पर अखिलेश यादव ने पूछे हैं, और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यह रिपोर्ट अंत नहीं बल्कि महाकुंभ में हुई मृत्युओं और उनसे जुड़े पैसों के महासत्य की खोज का आरंभ है। सत्य जब उजागर होता है तो झूठ की परत दर परत खुलती है, जो स्वांग के हर चोगे और मुखौटे को उतारती जाती है, पर्दे उठाती जाती है। झूठ का कोई भी सूचना प्रबंधन ऐसे सत्य को बाहर आने से नहीं रोक सकता। ये महाकुंभ पर एक लंबा ट्वीट अखिलेश यादव का। उधर बिहार में बीजेपी सत्ता में फिर से आने के लिए तैयार बैठी है। मोदी और नीतीश 2005 के पहले वाले तथाकथित जंगल राज के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने एक ट्वीट कर बता दिया कि कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार ही हो गया है बिहार में। आइए जरा लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट को देखिए। लालू यादव लिख रहे हैं कि नीतीश बतावें कि शाम 5 बजे से पहले घर में घुसकर ही कितनी हत्याएं हो रही हैं। क्या नीतीश जानते, पहचानते व समझते हैं कि उनके शासनकाल में आधिकारिक आंकड़ों में 65,000 हत्याएं हुई हैं। 65,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं, 65,000। नीतीश और बीजेपी ने विधि व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर का दम ही नहीं निकाला बल्कि उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। बिहार में इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। ये बात कह रहे हैं कि इतनी भ्रष्ट, लापरवाह और कामचोर पुलिस कभी भी नहीं रही। ये बात लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट के बाद बीजेपी, जेडीयू सब भड़के हुए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार तो इतना तक कह गए कि लालू प्रसाद राजनीति का 9वां अजूबा है, 7वां 8वां नहीं, 9वां अजूबा है, और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी सक्रिय कैसे हैं, ये कह रहे हैं जेडीयू के नेता। यानी अब सत्तारूढ़ एनडीए को इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि उनके विरोधी नेता स्वस्थ और सक्रिय रहें। राजनीति में इतनी नैतिक गिरावट 11 साल पहले भी थी क्या, जरा सोचिएगा। दरअसल लालू प्रसाद की सामाजिक न्याय की राजनीति का तोड़ मोदी को नहीं मिल रहा है, और राहुल गांधी इसे और मजबूत कर रहे हैं तो बीजेपी उन पर भी हमलावर रहती है। लेकिन राहुल गांधी कहां रुकते हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक दलित युवक की जान लेने के मामले में गहराई से अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस के मनुवादी होने के नए सबूत दे दिए। आप याद कीजिए कि इनके बारे में लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं ये मनुवादी हैं, और मनुवादी मतलब आगे समझ सकते हैं आप कि राहुल गांधी किस राह पे अपनी बात को ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ट्वीट में लिखा है कि मध्य प्रदेश में 19 साल के पंकज प्रजापति को सिर्फ इसीलिए सरेआम गोली मार दी गई क्योंकि उसने दलित होकर अपने हिस्से का हक मांगा। एफआईआर दर्ज नहीं की गई, पोस्टमार्टम टाल दिया गया क्योंकि गुनहगार नेता सत्ता की गोद में बैठा है और सत्ता मनुवादी और बहुजन विरोधी बीजेपी की है। मोदी सरकार के 11 साल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अपमान, हिंसा और भेदभाव से भरे रहे हैं। इन्हें संस्थागत रूप से दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का मुख्यधारा से दूर रखने की मुख्यधारा से दूर रखने की साजिश लगातार जारी है। दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मैं प्रजापति परिवार और देश के हर बहुजन के साथ खड़ा हूं। ये लड़ाई सम्मान, न्याय और बराबरी की है और हम ये लड़ाई हर हाल में जीतेंगे, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से लेकर घरेलू राजनीति, कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय, हर मोर्चे पर मोदी और बीजेपी नाकाम दिख रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही है उस आधार पर हम यहां ये बात कह रहे हैं। इसमें अगर आर्थिक पहलू को भी जोड़ दें तो लिस्ट और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, इन सब को कम करने के दावे जमीन पर तो कहीं नहीं दिखते हैं। कागजों में चाहे जितना खेल हो जाए,
लेकिन हकीकत कुछ और है। तो जनता को कहीं से राहत नहीं है और थक हार कर धर्म की शरण में जनता जाए तो पता चलता है कि वहां भी बीजेपी ने कब्जा कर रखा है और सब कुछ अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, चाहे राम मंदिर हो या फिर महाकुंभ हो। तो दोस्तों, आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या सत्ता के तीसरे शासनकाल में भी मोदी की नाकामियां उनकी गढ़ी हुई छवि पर भारी पड़ेंगी। मोदी के दावों की कैसे खुल रही है पोल, उसकी परत दर परत आज चर्चा और उसमें से कुछ चीजें निकाल के आप तक लाने की हम